नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिहिर मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और बिहार के चुनाव पर बात करेंगे। और आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुजफ्फरपुर में रैली हुई है। उस रैली के मंच पर नीतीश कुमार नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि ये पहले से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस मंच पर नहीं होंगे। अब क्या कारण है, क्या इसके पीछे की राजनीति है, ये समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार मिहिर जी से। मिहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। नमस्कार। मिहिर जी। विक्रांत जी। जी जी। जी, पूछें। प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश जी नहीं दिखाई दिए और प्रधानमंत्री जी की रैली, आज दो रैलियां हैं बिहार में। तो किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि राजनीति में तो हर चीज के मतलब निकाले जाते हैं। राजनीति संकेतों से चलती है विक्रांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हर चीज के मायने तलाशे जाते हैं। पर नीतीश जी की गैर मौजूदगी पीएम के मंच से ये अप्रत्याशित इस लिहाज से था, क्योंकि सबको ये मालूम था कि जिस तरीके से बीजेपी आनाकानी कर रही है, पीएम सीएम के चेहरे को के तौर पर नीतीश के नाम पर मुहर नहीं लगा रही है। अमित शाह एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में खुल करके बोल देते हैं, ये तो विधायक दल के नेता तय करेंगे, तमाम पार्टियों के नेता तय करेंगे चुनाव के बाद, नतीजों के बाद। तो इस बात का मैसेज बहुत गलत चला गया। और मैसेज जब गलत चला गया तो इनसाइड स्टोरीज ये बताती है, मेरी कई पत्रकारों से बिहार में बात हुई विक्रांत जी, उनका जी। कहना था कि नीतीश ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। हम्म। और इस हद तक नीतीश कुमार अपसेट हैं कि आने वालों में देखिए, मतलब ये जब सेकेंड फेज की पोलिंग हो जाएगी, यानी 11 नवंबर को है शायद सेकेंड फेज का चुनाव, 11 को। उसके बाद नीतीश अपने पत्ते खोलेंगे। और दूसरा जो है कि एक और खबर, एक डेवलपमेंट सुनने को आया, और जिस पर आज एक तरीके से मुहर लग गई कि अब मोदी जी के साथ नीतीश कुमार मंच साझा नहीं करेंगे। तब ये बात थी कि नीतीश कुमार अपसेट है, लेकिन चूंकि राजनीति बिल्कुल वहां पर अभी चुनाव का प्रचार बिल्कुल चरम पर है, फर्स्ट फेज की गहमा गहमी है। और आज मुजफ्फरपुर के सकरा में जो रैली हुई, तो इसमें ये दिख गया कि मोदी जी मंच से अकेले बोलते रहे, नीतीश कुमार वहां पर नहीं थे। इसको लेकर के आगे जाकर के और डेवलपमेंट्स कुछ मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये खबरें चल रही थी कि अब नीतीश कुमार मोदी जी के साथ किसी चुनावी रैली में मंच साझा करते नहीं दिखेंगे, तो उसकी एक तरीके से पुष्टि हो गई, तस्दीक हो गई। अब इसका आने वाले वक्त में कितना असर दिखेगा, ये तो फिर कयास लगाए जा सकते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को भांपना बड़े बड़े दिग्गजों का के वश में नहीं है। सबको पता है कि जैसे हम लोग कहते हैं, एक आम बोलचाल की भाषा में पिछले कुछ सालों से चलन है, मोदी जी के चाणक्य अमित शाह को कहते हैं। तो उस चाणक्य की एक चूक कहीं बीजेपी को डुबा ना दे इस चुनाव में, इस बात के पूरे आसार हैं। और इसकी तस्वीर अब दिखनी शुरू हो गई है। अब हो सकता है कुछ, अब डैमेज कंट्रोल के लिए तो यहां तक हुआ विक्रांत जी कि अमित शाह जो अ, एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि नहीं विधायक दल के नेता चुनेंगे, वही अमित शाह कल पलट गए, बोले नहीं, हम नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और थे और रहेंगे। इस तरह का उन्होंने फिलर दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात से काफी अपसेट थे। और सबको मालूम है कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता का एक चेहरा रहे हैं, और बीजेपी उनके बगैर फिलहाल आज की तारीख में बिहार में नहीं है। कि नीतीश कुमार का अपना जनाधार है, नीतीश कुमार की कद का, उनके उनकी जो पूरी छवि है बिहार के अंदर, उसके बरक्स बीजेपी में दूर दूर तक कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी हैं, पर मोदी जी तो केंद्र में बैठे हुए हैं। और बिहार की जनता स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा चुनाव करती है, एक बिल्कुल लोकलाइज चुनाव वहां का होता है। तो वहां के चुनाव में मोदी जी कितना, ठीक है लोकसभा में तो आप इम्प्रेस, लेकिन लोकसभा में भी हम सबको मालूम है कि बिहार से बीजेपी की सीटें घटी, वहां पर उतनी सीटें बीजेपी को नहीं आई। ठीक है, जेडीयू का भी कद थोड़ा सा घटा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन चल रहे थे। लेकिन इस चुनाव के अंदर एक सेंटिमेंट जो बिहार के अंदर बनता दिख रहा है, वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो प्रो नीतीश है। लेकिन प्रो नीतीश है, लेकिन उस नीतीश को जनता देखना पसंद कर रही है जो माइनस बीजेपी हो। तो इसमें इस एक घटना का एक सिंबॉलिक असर जाएगा, एक सांकेतिक असर जाएगा। क्या इसके जरिए नीतीश ने एक तरीके से मैसेजिंग कर दी अपने इलेक्टोरेट को, अपने मतदाताओं को, कि आने वाले समय में आप अ, अपना वोट ट्रांसफर करा लेंगे? कुछ भी हो सकता है बिहार के अंदर। उनका एक जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके अंदर नीतीश कुमार का ठीक ठीक जनाधार है। और विक्रांत जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी बिहार में जो नीतीश का सबसे बड़ा जो मतदाता वर्ग है, वो महिलाओं का है। बिल्कुल। महिलाओं के किसी भी क्लास की महिला से आप बात कर लीजिए, नीतीश कुमार में उनको एक भरोसा दिखता है, उनको नीतीश कुमार से एक उम्मीद लगती है। और अब 10-10 हजार रुपए वाली कवायद भी पूरी हो गई है, तो उसके बाद नीतीश कुमार का जो एक पूरा अपना एक वोटर जो बेस है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। वैसे में अब पीएम मोदी की रैली में नीतीश कुमार का मंच पर ना होना अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है,
बहुत ही पावरफुल मतलब है। अब इसका प्रतिफल क्या मिलता है चुनाव में, ये तो निश्चित रूप से नतीजों के बाद पता चलेगा, विक्रांत जी। मिहिर जी, एक चीज ये समझना चाहूंगा कि लोग जो खास तौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार ये सवाल उठा रहा था कि महागठबंधन में बहुत लड़ाइयां हैं, अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित कर पा रहे, उनकी कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। फिर हमने देखा कि महागठबंधन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बाकायदा उसमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा, यहां तक कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी दे दिया मुकेश सैनी के रूप में। और उसके बाद कल राहुल गांधी और तेजस्वी की हमने जॉइंट रैली भी देख ली। अब बात करते हैं एनडीए की, जिसकी बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पर कम होती हैं, क्योंकि वहां तो जीतते हुए दिखाना ही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बैलेंस व्यू किसी तरह दर्शकों तक पहुंचे। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार निर्विवाद रूप से बिहार के देश के एक अकेले नेता हैं जो चुनाव हारने पर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी उनका गठबंधन अगर हारे तो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरी बात, एनडीए के गठबंधन का सबसे प्लस पॉइंट है वो नीतीश कुमार है। अगर एनडीए जीतता है तो उसमें नीतीश कुमार के कारण जीतेगा। तो फिर ये ऊहापोह की स्थिति क्यों? क्यों आप पब्लिकली नहीं बोल पाए? क्यों आपने ज्वाइंट पीसी नहीं की कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे चुनाव के बाद? और क्यों उसके बाद जब बैकफायर करने लगा तो आपने दबे मंचों से बोलना शुरू किया, रैलियों में बोलना शुरू किया? रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, क्यों नहीं इसे आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया? देखिए, इसके पीछे हम ये कह सकते हैं विक्रांत जी, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं और मुख्य रूप से चाणक्य साहब, तो हम्म। उनका अति उत्साह, उस अति उत्साह में यही गलती बीजेपी ने दिल्ली के फ्रंट पर भी किया। हम्म। आज इस चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर पिछले 10 10 11 साल से वहां आम आदमी पार्टी काबिज रही और लगातार, लेकिन बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस और हम्म। अमित शाह की एक रणनीतिक चूक, जिसका उन्होंने भरपाई करने की कोशिश की। वजह यह है विक्रांत की अंदर खाने ये खबर है कि बीजेपी की एकमात्र दुखती रग आज की तारीख में, अगर कोई एक सबसे बड़ा स्टेट है तो दो स्टेट है, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार। बीजेपी का कोई अपना सीएम नहीं हुआ वहां आज तक। तो अब भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी काबिज है। तो ऐसे में इन लोगों को ये लग रहा था, ये लोग ओवर एस्टिमेट कर गए अपने कंडीशंस को। एक होता है ना कि आप क्रिकेट के मैच में खेलने उतरते हैं तो पहले आप मैदान का, पिच का अध्ययन स्टडी करते हैं, वहां का माहौल देखते हैं, वहां पर मौसम में क्या है, नमी कितनी है, ये सब आंकते हैं, हवाओं की रफ्तार देखते हैं, उसके हिसाब से अपने रणनीति आप व्यू रचना करते हैं। तो क्रिकेट में भी ये चलता है, राजनीति में चलता है। तो राजनीति में इस बार इनका ये था, कहीं ना कहीं खबर ये भी आ रही थी कुछ दिन पहले, और अभी भी ये खबर बनी हुई है कि अमित शाह ये चाहते हैं इस बार भी जैसे पर्ची सिस्टम चलता है, उस पर्ची सिस्टम के तहत नित्यानंद राय, जो अमित शाह के चहेते हैं, मंत्री हैं केंद्र में, उनको ये भी, नित्यानंद राय भी यादव बिरादरी से ताल्लुक जी। रखते हैं। बिहार में यादवों की संख्या आपको करीब करीब 14% है, और एक बड़ा चंक जो है यादवों का प्लस मुस्लिम का, ये उसके एकमात्र जो उनका जो एक होता है, वो आरजेडी के ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं पिछले कम से कम 30 35 साल से। जब लालू यादव पहली बार सत्ता में आए थे तब से लेकर आज तक वो सिलसिला टूटा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने पूरा एक पिच कंडीशंस को समझने में भूल की उनके अंदर। दूसरा ये हुआ कि जब अमित शाह ये बोल गए सार्वजनिक रूप से, तो उन लोग के अंदर ये लग रहा था कि भाई इस बार अब नीतीश जी के बारे में तरह तरह की थ्योरियां चल रही थी पिछले कुछ समय से, अगर आप गौर करें। कभी उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे थे, कभी उनकी एक्टिविटी को लेकर हो रहे थे, लग रहा था कि फिजिकली भी फिट नहीं है। ठीक है, उनकी एक उम्र है, लेकिन वो लोग ये अंदाजा लगाने में भूल कर गए कि दिमाग तो नीतीश कुमार का ही है, और राजनीति में पूरा खेल तो दिमाग से ही चलता है। तो वहां पर ये इस बात में उस बात को ओवर स्टेप कर गए, और ओवर रीच करने की कोशिश में ये ब्लडर उन्होंने हिट विकेट कर दिया। अब नीतीश कुमार को जो लोग बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार इस मामले में कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बेशक उनको कुछ मीटर की दूरी पर लालू यादव का आवास है, और नीतीश और लालू के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ते हमेशा रहे हैं। एक फोन की दूरी है, कुछ मीटर की दूरी है उनके घर से उस घर तक, तो उसको लांघने में उनको देर थोड़ी ही लगेगी। दूसरी बात, वो ये भी भूल गए कि 20 सालों में चाहे नीतीश कुमार को इधर आना पड़ा चाहे उधर जाना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। अब जानबूझ करके आप एक निजी चैनल में कार्यक्रम में ये बात अनाउंस कर रहे हैं कि भाई विधायक दल के करेंगे, तो नीतीश को अपसेट करने के लिए काफी था। दूसरी बात ये थी कि नीतीश कुमार को भी लगने लगा कि उनकी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, जिसको उन्होंने बहुत भरोसा करके आगे बढ़ाया था, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, और इसलिए जाहिर सी बात है अध्यक्ष पद तो आप किसी को ऐसे दे नहीं देते। तो लेकिन कहीं ना कहीं, और संजय झा पहले कहाँ थे,
उनके पुराना उनके अंदर उनकी रगों में बीजेपी का रक्त दौड़ता है, सब जानते हैं। ये दोनों कंप्रोमाइज हो गए। और जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इन्होंने निकाला दिल्ली में 101 101, तो पहली बार पिछले 20 साल के इतिहास में ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ गए। ये चीज नीतीश को नागवार गुजरी। तो अभी बीच में क्या हुआ था कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में जो उनके लॉयलिस्ट है उनकी एक लिस्ट निकलवाई और सबको बारी बारी से अपने यहाँ 3-4 दिन तक लगातार बुलाया। और आपको यह भी बता दूं कि संजय झा हो चाहे ललन सिंह हो, अब नीतीश कुमार का भरोसा इनके ऊपर उतना नहीं रहा। इनको लग गया कि ये लोग कुछ खेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये लोग बीजेपी के हाथों कंप्रोमाइज हो गए हैं। तो अब नीतीश कुमार का अब जो हम लोग रूप देख रहे हैं, आप देखिएगा रैलियां कर रहे हैं, अपने अंदाज में भाषण करते हैं, अपने अंदाज में लोगों को आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं। तो उस रैली में नीतीश कुमार बिल्कुल उसी तेवर में दिखाई पड़ रहे हैं जैसा आज से 5 साल 6 साल पहले दिखाई पड़ते थे। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले का जो प्रतिफल ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति में चूक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, नीतीश कुमार को कमतर आंकना, ये बीजेपी के लिए भारी साबित हुआ। अब चुनाव से कहते हैं कि अब 4 दिन पहले प्रचार पहले फेज का खत्म हो जाएगा, 6 तारीख को शायद वहां पहले फेज की वोटिंग है, तो 4 तारीख को प्रचार थम जाएगा। उसके आप 3-4 दिन पहले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे रहेंगे, तो ये शायद देर हो गई। क्योंकि जो मैसेज था वोटरों के बीच में, आप देखिएगा अमित शाह की रैली हो कहीं हो, महिलाएं वहां नहीं दिखती हैं, कम दिखती हैं। नीतीश कुमार का कहते हैं बिहार की राजनीति में एक टर्म चलता है लव कुश, कुशवाहा समाज के लोग और कुर्मी समाज के लोग, ये लोग कम दिखेंगे। अब कहीं ना कहीं अंदर खाने ये मैसेज जा रहा है कि किसी भी कीमत पर अगर नीतीश कुमार का कैंडिडेट, जेडीयू कैंडिडेट वहां मजबूत नहीं है, तो आप बेशक आरजेडी को वोट कर देना, लेकिन आप बीजेपी को वोट मत करना। नतीजा क्या होगा विक्रांत जी? नतीजा इसका मतलब यह होगा कि पिछले चुनाव में बेशक नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 40 सीटें आई थी, लेकिन इस चुनाव में मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बीजेपी से बेहतर नंबर नीतीश कुमार की पार्टी के रहेंगे। तो जो व्यक्ति 40 विधायक के बावजूद मुख्यमंत्री बन सकता है, तो अगर बेटर नंबर आएगा तो ठीक है, ये लोग नहीं बनाएंगे, उधर जाकर बन जाएंगे। क्योंकि लालू यादव को तो नीतीश के नाम से परहेज नहीं है, तेजस्वी अभी भी चाचा ही बोलते हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, वो तो चलते रहेंगे, क्योंकि ये लोग एक फेंस के इधर है, एक फेंस के उधर है। लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी ना मार दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यही डर बीजेपी को सता रहा है और इसलिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई है। अब मोदी जी का आप देखेंगे लगातार 7 तारीख तक बिहार में कार्यक्रम लगा हुआ है, क्योंकि तो 6 के बाद वो दूसरे चरण के कार्यक्रम के लिए प्रचार करने लगेंगे। और जिसकी बानगी झलक आपको दिख गई अभी मुजफ्फरपुर 17 की रैली में। अब आने वाले रैलियों में हो सकता है कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कुछ एक कंप्रोमाइज हो जाए, सुलह हो जाए, तो ये अलग बात है। पर फिलहाल ये कम से कम बिहार में बिल्कुल जो चुनाव की गोद में बैठा हुआ है, उसके एन मौके पर यह संकेत शुभ नहीं है बीजेपी के लिए, विक्रांत जी। मिहिर जी, इस समय तो मोदी जी के हनुमान जी भी बड़े चिंतित होंगे। पिछले चुनाव में तो उन्होंने घूम घूम कर नीतीश जी को नुकसान पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की थी और उसमें सफल भी हो गए थे। अंदर ही अंदर ये डर तो उन्हें भी होगा कि इस बार नीतीश जी, क्योंकि भूले तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क मस्तिष्क में वो बातें तो होंगी जिस तरीके से चिराग ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया और नीतीश जी जैसे व्यक्ति की टीम को, यानी उनकी पार्टी को, इतने कम स्कोर तक पहुंचाया। और इस बार वो 29 सीटें लेकर आए हैं। देखिए, बीजेपी जो पहली बार हिट विकेट हुई थी इस चुनाव में, इस प्रचार में, तो पहला हिट विकेट तब था जब चिराग पासवान को नीतीश के विरोध के बावजूद 29 सीटें दे दी गई। पहला हिट विकेट तो वो था, पहला स्टंप तब गिरा था बीजेपी का। उसके बाद ये मैसेजिंग चला गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं खेल करने की कोशिश में है, और नीतीश इस बात को भांप गए। वो कह रहे थे कि आप बहुत से बहुत 10 से 15 सीटें दे दीजिए, इतने तक का, उतने तक में लोग जस्टिफाइड हो जाता। लेकिन वहां भी अमित शाह की चली, वहां 29 सीटें चिराग को दे दी गई। अब 29 सीटों को देने का मतलब ये होता है, और 101 खुद है, तो बीजेपी का गेम प्लान ये था कि 101 प्लस 29 प्लस कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिला लेंगे और सरकार में अपना मुख्यमंत्री चुन के नित्यानंद राय या किसी पर्ची से कोई सीएम बनेगा उसको बनाकर बिठा देंगे वहां पर। लेकिन वो गलती कर गए नीतीश कुमार को समझने में। नीतीश कुमार का जो पहला अपसेट होने की प्रक्रिया की शुरुआत थी वही थी। अब इसमें भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, चिराग का फिर बयान भी आ गया। जब अमित शाह का बयान आया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चिराग ने भी बयानबाजी शुरू कर दी थी, और इस तरीके से उनके समर्थकों में ये मैसेजिंग हो रही थी कि चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो क्या ये खबरें नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचती होंगी? पहुंचती थी, पहुंचती हुई। और इसी का असर ये दिखा कि खरना के दिन, जब छठ का पूजा का जो पहला एक तरीके से मेन ये होता है खरना, उस रोज चिराग पासवान के घर नीतीश कुमार गए। नीतीश कुमार का ये स्टाइल है, वो गए, फोटो ऑप्स हुए,
फोटो खिंचवाया, प्रसाद खाया, सब कुछ है, चिराग ने पैर छू के प्रणाम भी किए। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मगर आते आते, वही कहानी यहाँ भी हो गई। तो एक तरफ तो आप नीतीश कुमार को अपसेट कर रहे हैं, जिस चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में 2020 में हर उस जगह कैंडिडेट उतारा जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी कैंडिडेट खड़ा थे, हाँ। और नीतीश की पार्टी का गणित इसलिए बिगड़ा। इस बार आप देख लीजिएगा, मेरा अपना मानना यह है कि नीतीश कुमार, चिराग का जो एक लॉ है वो कितना मध्यम पड़ेगा, कितना तेज और जलेगा या बुझ जाएगा, ये नीतीश कुमार इस बार कहते हैं कि ना, फाइनल कर रहे हैं, उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इस बार कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, मेरा अपना आकलन है, कहना कि बहुत जल्दबाजी है हालांकि, पर मेरा अपना आकलन है कि 29 में एक सीट तो पहले ही चले गई। उनके कैंडिडेट सीमा सिंह थी, वो कहते हैं भोजपुरी सिनेमा की सनी लियोनी का उसको तमगा हासिल है, उसका नामांकन टेक्निकल आधार पर खारिज हो गया। आप सोच लीजिए, क्या चुनाव आयोग जिसके बारे में कहते हैं कि वो एक तरीके से बीजेपी का मशीनरी के तौर पर काम कर रही है, क्या उस चुनाव आयोग की ऐसी हिम्मत होगी कि वो चिराग पासवान एनडीए की किसी कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दे? तो शुरुआत तो हो चुकी है, यानी 28 सीटों पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं। हाँ। उस 28 सीटों में मेरा अपना मानना है कि बमुश्किल अगर 7 सीटें भी चिराग पासवान की पार्टी को आ गई तो बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी की तो हालत पतली है, आपको मैं बता दूं। बीजेपी अपने ट्रेडिशनल गढ़ में देखिए, बिहार को अगर आप हिस्सों में बांटें तो हाँ। एक हिस्सा तो मिथिलांचल हो गया, इधर आपको मगध हो गया, हाँ। मगध, और फिर आपको शाहाबाद का इलाका हो गया, फिर आपको, तो इन सब जगहों पे जो भोजपुर का इलाका है, आरा, बक्सर, ये सब, उन सब इलाकों में ट्रेडिशनली पहले भी जो पूरा शाहबाद का इलाका है वहां पर वो गढ़ था महागठबंधन का। हाँ। और इस बार भी महागठबंधन वहां वीरर के तौर पर उभरेगी। मिथिलांचल का जो एरिया है, दरभंगा, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, ये सब इलाके, उन इलाकों में ट्रेडिशनली एनडीए गढ़ हुआ करता था, लेकिन वहां भी वो लहर नहीं है। कई सारी ऐसी बातें हुई, जैसे कि आपको बता दूं, अब अलीनगर से आपने मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया। मैथिली ठाकुर क्या थी? एक कलाकार है, कलाकार के तौर पर बहुत उभरती प्रतिभा थी, पूरे देश में उनके प्रतिभा का ये लोग कायल हैं, उनका एक फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है। लेकिन ये क्या होता है कि 24 घंटे आपने ज्वाइनिंग किया हुआ, आपने खड़ा कर दिया उनको। अब वहां का जो ट्रेडिशनल जो बीजेपी का लोकल लीडरशिप है वो बेहद नाराज है। और अलीनगर की बात नहीं है, उस पूरे घटनाक्रम में आपने और देखी होगी, वो काफी विवादों में रहा, कंट्रोवर्शियल रहा वो वीडियो, कि वो एक की सिंह विधायक है यूपी की, हाँ। उन्होंने अलीनगर में जनसभा किया। तो मिथिला में क्या है कि कल्चर है, आप भी अगर वहां जाएंगे तो आपका स्वागत करने लोग आपको पाग पहनाते हैं, पगड़ी को पाग कहते हैं। उस पाग को उन्होंने कहा कि मिथिला का सम्मान ये नहीं है, पाग उछाल के फेंक दिया। तो ये आग में घी का इसने काम किया। अब आप देख लीजिएगा कि बिहार में अमित शाह की रैली हो, मोदी जी की रैली हो, किसी की हो, सब पाग पहने नजर आते हैं। वो जो पहनते हैं सिर पर टोपी नुमा चीज, वो पाग है, यानी कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में। लेकिन ये मैसेज चला गया गलत कि भाई इस पार्टी को तो हमारा सम्मान ही, हमारी अस्मिता की परवाह ही नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है विक्रांत जी, कि अब जो हालात हैं उसमें दो चीजें हुई। एक तो चुनाव फंस गया, जिस चीज को बीजेपी केक वॉक समझ रही थी, उसको लगा बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं, उनके टॉप लीडरशिप के मन में ये था कि नीतीश के नाम पर हम नैया खेले खेले जाएंगे और बाद में 10 गेम बनाकर बैठा देंगे यहाँ पर। तो उस वो गेम प्लान जो है वो चौपट हो गया, सो पानी फिर गया। अब आज की स्थिति में हालात ये है कि बस लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं, एक तरीके से टटोल संभावनाएं टटोली जा रही, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? और इस बात के बहुत प्रबल संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आप, हम लोगों को यह भी याद रखना चाहिए विक्रांत जी, कि पिछले 35 साल की मैं बात कर रहा हूं, बिहार में राजनीति के दो ही स्तंभ हैं, हाँ। एक नीतीश कुमार, दूसरा लालू यादव। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच में एक गुप्त, एक कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि बिहार में बीजेपी का सीएम नहीं बनने देना है। तो लालू भी इस बात को लेकर कभी ऐतराज नहीं करेंगे अगर नीतीश कुमार के नंबर्स कुछ कम भी रहते हैं और सीएम इसमें बनाने के, थोड़ा लालू थोड़ा की और जोड़ आइडिया। भी देते हैं, मेर जी, थोड़ा जी जोड़ भी हाँ। देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि हाँ, दोनों भी। कांग्रेस में नहीं बनने हाँ। देंगे, कांग्रेस में नहीं बनने देंगे। देखिए, हाँ। महागठबंधन में क्या है कि अभी तो चीजें आपको सरफेस पे ठीक लग रही हैं, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, वहां पर तो चीजें ठीक लग रही हैं। हाँ। लेकिन सवाल है कि जैसे राहुल गांधी लगभग 57 दिन तक बिहार नहीं गए। आप हाँ। याद कीजिए, जो वोट अधिकार यात्रा थी, उन्होंने वोट चोरी वाली निकाली थी, मुद्दा बनाया था, उसके बाद राहुल गांधी अभी कल गए हैं, बिहार पहुंचे हैं। तो बीजेपी ने इसको लेकर सवाल भी उठाए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे हैं, हाँ। और जितनी भीड़ उमड़ रही है, तो अगर वो भीड़ वोट में ट्रांसलेट हो गई तो आप समझिए कि बिहार में एक नई किस्म का चैप्टर लिखा जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर जनादेश के बदला ज्ञानादेश आ गया, यानी ज्ञानेश कुमार का कुछ आ गया, खेल हो गया, तब क्या होगा? लेकिन आप यकीन मानिए, बिहार में ऐसा संभावना बहुत कम दिखती है। तो बिहार बड़ा राज्य है, दूसरा वहां का जो वोटर है पॉलिटिकली बहुत अवेयर है,
वो एक वोट को लेकर भी बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसा खेल होने की संभावना या आशंका मुझे वहां नहीं दिखती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज की तारीख में अगर चुनावी बयार का माहौल देखें, भाप है, तो वो बयार थोड़ा सा महागठबंधन के पक्ष में है कि ठीक है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है ना, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। एक मुद्दे के नाम पे जंगल राज, वो जंगल राज तथा कथित रूप से वो तो 20 साल पहले की बात थी। 20 साल से तो बीजेपी वहां सत्ता में साझीदार है। तो अब बीजेपी अभी अपने विकास कार्य करती, कुछ उसके मानदंड स्थापित करती तो समझ में बात आती। लेकिन आप घूम फिर करके ले दे करके एक परिवार पर फिर टारगेट करते हैं कि लालू यादव चारा चोर था और 20 साल पहले जंगल राज था बिहार में। भाई 20 साल तो आपको जनता ने मौका दे दिया ना, आपने क्या किया? जो कुछ भी किया वो उसके नीतीश बाद कुमार ने किया, और यही वजह है कि बीजेपी के लिए थोड़ी उम्मीद की बात है। आप बताइए ना, बिहार बीजेपी में कोई चेहरा आपको दिखता है? अगर मैं आपसे 5 नाम देने के लिए कहूं, विक्रांत जी, आप पत्रकार हैं, आप दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत करीब से है, तो 5 नाम लेने में आपको पसीने छूट जाएंगे। मैं बताता हूँ, संजय जायसवाल आप ले लेंगे जो पहले अध्यक्ष थे, अभी बेतिया वहां से, तो उनके दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष है वहां के, सम्राट चौधरी, ठीक है। और सम्राट चौधरी के अलावा नित्यानंद राय तो केंद्र में ही है, तो जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अमित शाह साहब। और उसके अलावा आपको आपको नाम नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। अगर मैं आप 5 के 6 मैं कहता हूं आपको नाम नहीं मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ पहचान का ये संकट नहीं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, ये सच है कि आज की तारीख में सबसे एक्सेप्टेड फेस है, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड फेस है। जनता उनको पसंद करती है। जनता 20 साल राज करने के बावजूद नीतीश कुमार से एलर्जी नहीं है। निजी तौर पर नीतीश कुमार की छवि बहुत बेदाग रही है, ईमानदार रही है। कभी करप्शन का कोई आरोप उनके ऊपर आज तक नहीं लगा। कभी उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। कोई संपत्ति एकत्रित करने के अंदर उनके कोई भूख नहीं रही, कोई तलब नहीं रही। हाँ, मुख्यमंत्री वो बनना चाहते थे, लगातार बने रहे। उसके पीछे राजनीतिक इच्छा हर एक व्यक्ति की होती है कि सत्ता में है तो शीर्ष पर रहे। तो वो उनके साथ था और उनके साथ है और उनके साथ रहेगा। और यही वजह है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं और और मजबूरी भी मजबूरी। हैं। अब देखने की बात है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी कितनी जरूरी है। सवाल है कि अगर बीजेपी को नंबर्स कम आते हैं तो फिर क्या होगा? तब क्या बिहार में राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदलेगा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार अगर हिलता है तो दिल्ली का सिंहासन भी डोलेगा, दिल्ली इसमें हिलती कोई है। शक नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि नीतीश और नायडू के समर्थन पर टिके हुए हैं। हाँ। नायडू कब तक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे केंद्र में, ये कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नायडू तो किसी के सगे नहीं हुए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जो अपने एनटी रामाराव तक की कहानी हम सबको पता है किस तरीके से सब कुछ रहा। और नायडू इसका फायदा भी उठा रहे हैं। इस वक्त केंद्र से उनको बेतहाशा पैसे मिलते हैं, जो भी इस पे अलग अलग। क्योंकि भाई देखिए, अभी आपको याद हो कुछ दिन पहले कि अब अगर केंद्र में आपकी सत्ता है और स्टेट में नहीं है, तो आप चाहें तो उस स्टेट को पनिश कर सकते हैं, अपने तरीके होते हैं। मनरेगा का पूरा फंड रुका हुआ था पश्चिम बंगाल का, हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है तब हम्म। जाकर के कि भाई आप बहाल किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से बिहार का जो नतीजा है, नवंबर जो है बहुत निर्णायक साबित होगा बीजेपी की भविष्य की राजनीति के लिए, मोदी जी की भविष्य की राजनीति के लिए, कि पीएम पद पर उनका कितना सलामत उनका रहता है। कि नंबर्स तो बीजेपी का अपना है नहीं, 240 नंबर्स है। बैसाखियों के सहारे आप कितने दिन चल पाएंगे? और चल तो पाएंगे लेकिन दौड़ नहीं लगा सकते हैं। तो यही कहानी आपको दिखेगी बिहार के नतीजों से। ये चीज मालूम चल जाएगा हम लोगों को कि वाकई में मोदी जी का आगे का जो राजनीतिक सफर है कितना स्मूथ है, या फिर एक बम्पी राइड की, रोलर कोस्टर राइड की साबित होना कि अभी शीर्ष पर है फिर धड़ाम हो गए। तो ये देखने की बात है। लेकिन ये सच है कि बिहार की का जो भी जनादेश आएगा वो निश्चित रूप से मोदी जी की राजनीति को प्रभावित करेगा। एक अंतिम सवाल चलते चलते ये भी जानना चाहूंगा कि चिराग, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव अपने भाषणों में दो गुजरातियों का जिक्र जरूर करते हैं। तो बहुत सावधान रहने की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि जितने कारखाने हैं वो गुजरात को दिए जाते हैं और बिहार के लोगों को नारे दिए जाते हैं कि यहाँ पर आकर। और ये बड़ा आरोप वो अपनी हर रैली में लगा रहे हैं। देखिए, बिहार का जो एक मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूँ जी। विक्रांत जी, जी। और मेरा क्षेत्र है वो दरभंगा है, जो हाँ। मिथिलांचल का इलाका है। मिथिलांचल एक जमाने में और आज की तारीख में भी बौद्धिक रूप से बहुत जागरूक रहा है, हाँ। पॉलिटिकली बहुत अवेयर रहा है, सेंसिटिव रहा है। बिहार के अंदर एक चीज है, वो कभी भी रूल्ड होना पसंद नहीं करेंगे। हाँ। उनके मन में अगर ये फीलिंग कूट कूट के आ जाएगी कि भाई ये गुजरात की एक लॉबी है जो पूरे देश को कंट्रोल में कर रही है, बिहार को भी कंट्रोल में करना चाह रही है, तो अब इस नतीजा कहीं से कहीं। और यही वजह है कि आज की तारीख में सिर्फ तेजस्वी नहीं कहते हैं, ये सवाल उठाते हैं प्रशांत किशोर भी। हम्म। और हम लोग प्रशांत किशोर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं,
ये सच है कि प्रशांत किशोर के अंदर एक लगातार वो कहते रहे कि या तो अर्श पर या फर्श पर, या 10 से नीचे 150 के ऊपर। ठीक है, बेशक उनको 10 सीटें आ जाए, लेकिन मैं गारंटी से बता रहा हूं विक्रांत जी, कम से कम 70 से 80 सीटों के नतीजे प्रशांत किशोर प्रभावित करेंगे। यानी वोटों की ऐसी सेंध हमारी होगी कि, और उसका असर किस पे पड़ेगा? प्रशांत किशोर का जो इलेक्टोरेट है, उनका जो समर्थक वर्ग है वो अर्बन है, शहरी वर्ग है। पढ़ा उस लिखा। शहरी वर्ग में पहले किसका वोटर वर्ग था? वो शहरी वर्ग इसका बीजेपी का रहा था। हम्म। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का जो डेंट है, और ये फीलिंग वो बार बार प्रशांत किशोर भी लोगों के मन में जगा रहे हैं कि जो दो गुजराती हैं, और वो लोग चाहते हैं, अदानी अंबानी को उन्होंने पहले ही कर दिया है, अब पूरा बिहार को भी हवाले कर देंगे। आपको याद हो कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से अदानी को कई 100 एकड़ जमीन दी गई है, 1 रुपए 2 रुपए की कीमत पर लीज पर दे दी गई कि वहां फैक्ट्री डालेंगे। तो जी। ये सब मैसेज जा रहा है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आपको याद है इंदिरा गांधी के जमाने में हम लोग जो पढ़ते थे बचपन में, सुनते थे, तो यही देखते थे कि इमरजेंसी की सबको पता है। तो उस वक्त जो पहली आवाज उठी थी वो बिहार से उठी थी। जेपी मूवमेंट, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, उसमें नारा लगा था संपूर्ण भावी इतिहास, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और सोचिए इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल नेता का क्या हासिल हुआ था। कि ठीक है, इंदिरा गांधी सर्वाइवर थी, पॉलिटिकल सर्वाइवर थी, बाद में उनका दोबारा उदय हुआ, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन सिंहासन दिल्ली तक को जेपी की मूवमेंट ने कपा दिया था। ये जितने नेता हैं, नीतीश कुमार हैं या सब। लालू यादव हैं या शरद यादव थे, ये सब उसी आंदोलन की उपज हैं। बिल्कुल। रामविलास थे, सब उसी आंदोलन की उपज हैं। खुद बीजेपी के कई नेता उसी आंदोलन की उपज हैं। लेकिन आज की तारीख में ट्रेजेडी ये है कि बीजेपी के पास एक तरीके से इस चुनाव में एक खबर ये भी आ रही है कि संघ का बैकअप नहीं है। हम्म। संघ पहले से बिखरा पड़ा है। संघ अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से नड्डा जी इकट्ठा किए हुए हैं बीजेपी के अंदर, तो वो सब संघ को नजर आ रहा है। और संघ के राय के बावजूद, कहने के बावजूद, आज तक अध्यक्ष फाइनल नहीं हुआ। सूत्र यहां तक बताते हैं विक्रांत जी कि 1-2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर बीजेपी की ओर से कोई ना कोई हिंट आ जाएगा कि अध्यक्ष अगला कौन बनेगा। हम्म। पहले ये दलित के दिल्ली का चुनाव, आखिर कहा बिहार का, अरे चुनाव तो होते रहेंगे, तो आखिर क्या मजबूरी है कि नड्डा बीजेपी के लिए इतनी जरूरत पड़ गए? तो निश्चित रूप से अमित शाह अपनी पसंद का कोई व्यक्ति चाहते हैं कि बिठा दें। जैसे आपको जो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में पहले मिनिस्टर कौन थे, अलवर से सांसद चुने गए थे, हम्म। मैं नाम उनका भूल रहा, सब यादव हैं, भूपेंद्र यादव। उनको चर्चा बनाना हाँ। है। भूपेंद्र यादव। मैं नाम दिमाग, हाँ हाँ, हाँ, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की चर्चा थी, उनके नाम की चर्चा थी। शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा हुई, चौहान साहब ने खारिज कर दिया, भाई मुझे नहीं बनना है, इस तरह का था। तो अब कहने की बात यह है कि जो संघ का जो पूरा बैकअप रहा, जो इवन दिल्ली चुनाव में भी एक हद तक देखने को मिला, संघ ने कई सारी ड्राइंग रूम गोष्ठियां की, बुद्धिजीवी वर्ग किया, श्रमिकों झुग्गी बस्तियों में गए, उसके तमाम कार्यकर्ता वॉलंटियर्स। तो लेकिन बिहार में वो चीज मिसिंग है। और माइनस माइनस संघ बीजेपी की हैसियत कुछ भी नहीं है। बेशक नड्डा जी ने पिछली बार स्टेटमेंट दे दिया था कि अब बीजेपी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उसको संघ की जरूरत नहीं है। और संघ के एक इशारे पर आप देख लीजिए क्या खेल लोकसभा चुनाव में हुआ था। बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई थी, यूपी में आधी सीटें रह गई थी। हम्म। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति हो सकती है। तो बीजेपी के लिए मैं देख रहा हूं बहुत सारे माइनस पॉइंट है। पहला माइनस पॉइंट यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी की व्यूहरचना को समझ गए, और बीजेपी को एक तरीके से उन्होंने शह देने का खेल शुरू कर दिया है। दूसरा, संघ का बैकअप उस तरीके से बीजेपी के पास नहीं है। तीसरा, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं में सेल्फ गोल करने की जो आदत पड़ गई है, वो आदत बड़ी घातक है इनके लिए। तो अब देख लीजिए क्या होता है। फिलहाल जो तस्वीर मुझे दिख रही है, तो मामला थोड़ा कांटे का है और फंसा हुआ है विक्रांत जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी, आप हमारे साथ जुड़े और बिहार चुनाव की ये इंसाइट हमारे साथ साझा की। फिर इस मुद्दे पर आपसे मुलाकात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।